सबसे पहले मैं उन समस्त समाजसेवी संगठनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने हर कदम हमारा साथ दिया। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रवक्ता कश्मीर से मिस्टर इश्तियाक हुसैन जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री रोहतास स्वामी जी, राजस्थान से राष्ट्रीय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री कुलजीत सैनी जी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी महासचिव श्री तानाजी, महाराष्ट्र श्री शशि शेखर सुमन जी, झारखंड से श्री पुरुषोत्तम वाल्के जी, महाराष्ट्र से उत्तराखंड से उत्तम चंद जी एवं सुरेंद्र पुरोहित जी, श्रीमती इंदुताई जी, श्रीमती वैष्णवी जी, श्रीमती कर्मरेशा जी, श्रीमती मंदा जी, दिल्ली से श्रीमती रुचि अरोरा जी एवं श्रीमती रीना भाटिया जी एवं समस्त राज्यों के समाजसेवी संगठन पदाधिकारी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग आइए और जुड़िए, आपस में हम लोग वार्तालाप करते हैं कुछ मुख्य विषयों पर। जैसा कि हमारे समस्त समाजसेवी संगठन यह जान चुके हैं कि हम सबके, हमारे समस्त समाजसेवी संगठनों के सहयोग से हम लोग वेश्या एक वहम, यह सत्य घटना पर आधारित फिल्म जिसकी शूटिंग बहुत जल्द अक्टूबर माह से आरंभ हो रही है, आज हम लोग इस विषय को समझना चाहेंगे कि ये वेश्या एक वहम शब्द क्या है और समझने के साथ साथ हम आप लोगों की राय जरूर लेना चाहेंगे। कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य प्रदान कीजिए। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, देखा है, हमारी न्यायपालिका के द्वारा यह नियम निकाले गए कि लिव एंड रिलेशनशिप जायज है। ऐसे रिश्तों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। वास्तव में यह लिव एंड रिलेशनशिप है क्या? एक दूसरे की आवश्यकता, क्या जो हमारे भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप लोग हमें यह सुझाव दे सकते हैं कि लिव एंड रिलेशनशिप है क्या? श्री कुलजीत सैनी जी, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? जितनी जल्दी हो सके हमारे समस्त भाई बहन फेसबुक से जुड़े और अपने अपने विचारों को व्यक्त करें। हमने आप लोगों के बीच में एक सवाल रखा है, लिव एंड रिलेशनशिप है क्या?
भाइयों, लिव इन रिलेशनशिप एक दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अब सोचना यह है कि लिव एंड रिलेशनशिप कहां कहां पे बनता है। अगर हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को देखें तो जिसे हम वेश्यावृत्ति का नाम देते हैं, वहां पर भी एक दूसरे की स्वेच्छा के द्वारा बनाए जाते हैं सारे संबंध। एक दूसरे की आवश्यकताएं होती हैं वहां पर भी, जहां लोग आपस में संबंध बनाते हैं। बादल भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? स्पा सेंटर, वहां पर भी जो रिश्ते बनाए जाते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताएं, एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखकर रिश्ते बनाए जाते हैं। न्यायपालिका का जो निर्देश है, लिव एंड रिलेशनशिप मान्य है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्देश कि लिव एंड रिलेशनशिप मान्य है, जहां दो व्यक्ति स्वेच्छा से संबंध बनाते हो वो संबंध मान्य है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, कोई भी रिश्ता, वो चाहे रेड लाइट एरिया में बनाई जाए, चाहे स्पा सेंटर में बनाई जाए, वो एक दूसरे की इच्छाओं से बनाई जाती हैं। तो ऐसे हर रिश्ते को लिव एंड रिलेशनशिप का नाम दे देना चाहिए। पुलिस के द्वारा लगातार सूचना मिलने पर ऐसे सेंटरों पर छापे मारना, रेड लाइट एरियो पर छापे मारना और एक पेपर न्यूज बना देना कि यहां पर इतनी महिलाओं, इतने पुरुषों को हमने पकड़ा। उसके बाद अगर हमारी प्रशासन व्यवस्था इतनी टाइट है, इतनी कड़क है, फिर खुलेआम रेड लाइट एरिया में ऐसे कारोबार कैसे चल रहे हैं? फिर खुलेआम स्पा सेंटरों में ऐसे कारोबार कैसे चल रहे हैं? समस्या का जो सुझाव है वह यह नहीं है कि हमने किसी को अरेस्ट किया और अपनी पब्लिसिटी प्राप्त की, फोटोग्राफी करवा लिया, पेपर में नाम दिलवा दिया। इस तरह से कोई भी अपराध खत्म नहीं हो सकता है। अगर अपराध खत्म करना ही है हमें, तो रेड लाइट एरिया हो या स्पा सेंटर हो, ऐसी जगहों पे जब पुलिस छापे मारती है, उन लोगों को अरेस्ट करती है, फिर उसके बाद क्या होता है, क्या होना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेड लाइट एरिया में लोग काम कर रही हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहा है वो अपने पेट के लिए ही कर रहा है। अगर वहां से आपने पकड़ा, उन्हें अरेस्ट किया उन्हें, तो क्या उनके लिए आपने दूसरी तरफ कोई रोजगार उपलब्ध करवा दी है? कोई उद्योग उन्हें प्रदान किया है जिसकी वजह से वो शांति से और इज्जत की जिंदगी जी सके? नहीं, सिर्फ आपका काम है उन्हें अरेस्ट करना, पब्लिसिटी प्राप्त करना, कुछ उनसे पैसे लेना, उनको छोड़ देना। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कड़वी बातें, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? पानी बचाओ, पानी बचाओ अभियान हमारी गवर्नमेंट बहुत तेजी से चला रही है, लेकिन आप खुद बताइए, 1 लीटर बिस्लेरी बोतल तैयार करने में कितने लीटर पानी हमारे वेस्टेज चले जाते हैं? पॉलीथीन हटाओ। उद्योगपतियों के यहाँ पॉलीथीन कंटिन्यू तैयार होते रहेंगे, मेडिसिन से लेके, कोल्ड ड्रिंक से लेके, नमकीन से लेके बिस्किट तक पॉलीथीन प्लास्टिक में ही पैक होकर समाज में, हमारे मार्केट में आती हैं। लेकिन हमारे द्वारा पॉलीथीन का उपयोग करना गलत है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नियम, कोई भी कानून उन गरीबों के लिए
उन बेसहारा लोगों के लिए जो अपने पापी पेट की वजह से जो भी कार्य मिला उसे करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट के नियम कानून उनके लिए नहीं बनाए जाते जो उद्योगपति हैं। उनके लिए सारे नियम सारे कानून वो तय करेंगे। खुद उद्योगपति अपने नियम और कानून तय करेंगे, उनके लिए कोई पाबंदियां नहीं हैं। अगर पाबंदियां होती तो आज भी हमारे मार्केट में धड़ल्ले से चाइनीज मज्जा बिक रहा है, लेकिन कोई उस पर रोक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि चीन से रिश्ते खत्म, लेकिन चाइनीज मंजे बराबर हमारे देश में आ रहे हैं, बिक रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे पॉलिथीन बंद करने से पहले पॉलिथीन उद्योग को बंद कीजिए, तब तो पॉलिथीन बंद होगा, मेडिसिन प्लास्टिक की चीजों में ना आए। जितने रैपर देखेंगे सबसे ज्यादा रैपर में चॉकलेट है, नमकीन है, बिस्किट है, ये सारी, यहाँ तक कि दूध के पैकेट जो बच्चे सुबह पीते हैं, दूध के पैकेट भी पॉलिथीन में पैक होकर के आती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा बादल भाई साहब, हर दुकान को फाइन लगाया गया है 10,000 से 15,000 रुपए तक, लेकिन उद्योग के लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। अगर उद्योगपति ये सारी चीजें बंद कर दें तो मार्केट में सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक ऐसे व्यापार बंद हो जाएंगे। यही हम भी कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो नियम है, जो कानून है, वो सिर्फ जनता के लिए है। जो नेता जो पॉलिटिक्स अयाचियां करते हैं उनके लिए सब कुछ जायज है, सब कुछ मान्य है, वो अयाचियां कर सकते हैं। ये उन वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं जो 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसे कार्य करती हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होने देना चाहते हैं। उनको हर तरीके से प्रताड़ित करते हैं लोग। उनकी भावनाओं को आज तक किसी ने नहीं समझा है, कैसे वो अपने जिस्म को बेचती हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होगी, उनके दिल में दर्द क्या है, कैसे वो 2 वक्त की रोटी खाती हैं। आज तक अगर हमारे गवर्नमेंट ने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो शायद हमारे देश से, हमारे समाज से वेश्यावृत्ति खत्म हो चुकी होती। और दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहेंगे, हम अपने समाज के लिए, अपने पुरुष भाइयों के लिए वेश्या कहते किसे हैं? वेश्या नाम किसे दिया गया है? आप खुद चलकर उनके पास जाते हैं, उनके साथ आप सुख प्राप्त करते हैं। सुख प्राप्त करने के बाद आप खुद उन्हें वेश्या नाम दे देते हैं। अगर हमारे समाज के भाई बहन इतने अच्छे हैं तो ऐसे एरियो में अगर जाना बंद कर दें तो वेश्यावृत्ति इस तरीके से भी बड़े आसानी से रुक जाएगी, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप ऐसी जगहों पे जा ही नहीं रहे हैं, तो वो ऐसा कार्य कर नहीं सकती। इस तरीके से यह वेश्यावृत्ति जैसा जघन्य अपराध खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं, हर पुरुष ऐसे कार्य करता है और करने के बाद उन महिलाओं को ही बदनाम करता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है। कल आप 2 बजे के बाद चाहे जब फोन करें। धन्यवाद, धन्यवाद मंटू भाई साहब। अब एक दूसरा विषय आप लोगों के सामने पेश करते हैं, वो है हमारा चुनाव।
उत्तर प्रदेश का चुनाव आ चुका है, जिस पर पूरे भारत की नजर पड़ी हुई रहती है। चुनाव से पहले किसी भी तरीके का जातिवाद, धर्मवाद, विवाद आप नहीं देखेंगे, लेकिन अब चुनाव शुरू हो गया है। अब कंटिन्यू आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसे वीडियो आएंगे जिनमें जातिवादक, धर्मवादक घटनाओं को प्रचारित किया जाएगा। एक दूसरे को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि जनता अलग अलग बट जाए और राजनेता अपना फायदा उठा ले। राजनेताओं के द्वारा हमेशा यह कहा जा रहा है, चुनाव आने से पहले यह घोषणा की जाती है कि हमारी सरकार आएगी, हम बेरोजगारी भत्ता इतना अधिक बढ़ा कर देंगे, हम किसानों का ऋण इतना अधिक माफ कर देंगे, हम इनके लिए ये कर देंगे, हम उनके लिए वो कर देंगे। इस तरीके का घोषणा पत्र जारी करने वाली हर राजनीतिक पार्टी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, उसका जमानत जब्त कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनेता के बाप की बपौती नहीं है जो वो चुनाव से पहले घोषणा कर देता है। उस राजनेता को जो चुनाव से पहले यह घोषणा करता है, वह चुनाव से पहले अपने पूरे प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति बेचकर हमारे देशवासियों के लिए किए गए घोषणा का पालन कर दे, तब हम समझेंगे कि वह हमारे देश का सच्चा नेता है। नेताओं के द्वारा हमेशा हमारे समाज को ठगा जाता है। नेता हमेशा प्रलोभन, लालच चुनाव से पहले हमारी देश की जनता को देते चले आते हैं, उनको टुकड़ों में विभक्त करते रहते हैं और हमारी देश की जनता उन राजनेताओं के प्रलोभन और लालच में फंस जाती है। लेकिन कभी हम लोगों ने यह नहीं सोचा कि नेताओं के द्वारा दिए जा रहे इस प्रलोभन, इस लालच का हमारे आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा देश कितना पीछे जाएगा, कैसे हम देशवासियों का विकास होगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वीआईपी हमारे भारत के अंदर है। उन वीआईपीओं का टैक्स तक हमारे देश की जनता के द्वारा भरा जाता है। बड़े शर्म की बात है, एक मुख्यमंत्री की सैलरी 1 लाख से ऊपर, लेकिन उसका टैक्स हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता के खाते से भरा जाता है। कितनी शर्मनाक बात है। जिस देश में वीआईपीओं की संख्या बहुत अधिक है, वह देश आज तक विकासशील देश है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर एकता नहीं है। अगर कहीं से एकता हमारे अंदर आती भी है तो ऐसे घटिया राजनेता हमारे देश में हैं जो हमें एकता में बंधने ही नहीं देंगे। वो जातिवाद, धर्मवाद के चक्कर में हम सबको अलग थलग कर देते हैं। इसलिए हमारा आप सभी सामाजिक संगठनों से, समस्त देशवासियों से यह निवेदन होगा कि अपने देश, अपने बच्चों के भविष्य में विचार कीजिए। आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा अगर आप इन राजनेताओं के प्रलोभन और लालच से बचेंगे, इनका विरोध करेंगे। चुनाव है, आप अपने वोट जरूर दें। जिन्हें आपका दिल कहता है उन्हें आप वोट दे सकते हैं, मगर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो प्रलोभन और लालच देती है हमें, ऐसे राजनीतिक पार्टियों से हमेशा दूर रहें। ऐसी राजनीतिक पार्टियां हमेशा हम सबका इस्तेमाल करती हैं और देश को खोखला बनाती हैं। वह राजनेता कभी ईमानदार और कभी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता जो राजनेता एक दूसरे की बुराई करता हो। वह हमारा प्रतिनिधि कभी नहीं बन सकता है। वह हमेशा गलत ही कार्य करेगा। जो लोग हम लोगों को लालच और प्रलोभन देते हैं, उनमें से कुछ हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह देश को खोखला बनाएंगे और घोटाले करेंगे। उसमें से, उस घोटाले से आपको 2%, 4% अपने समाज, हमारे देश के लिए वो कर देंगे, बाकी पैसा वो लेफ्ट से कर जाएंगे। जरा सोचिए, इन राजनेताओं के पास इतना लंबा चौड़ा धन कहाँ से आ रहा है।
इंद्रसेन भाई साहब नमस्कार, नीलम बहन जी नमस्ते, कैसी हैं बहन जी आप? नेमीपुरी भाई साहब नमस्कार। भाइयों, अगर एक सशक्त राष्ट्र हमें चाहिए तो उसके लिए हम सबको सशक्त बनना पड़ेगा। हम मताधिकार का अपने प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम अपने मतदान का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग हम कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आप समस्त देशवासियों से यह निवेदन करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि मतदान करें, लेकिन अपने मताधिकार को ना भूलें। हम लोग शुरू से अब तक अपने मताधिकार को भूलते आए हैं, जिसकी वजह से आज तक हमारा देश विकासशील देश रह गया है। जिस दिन हम अपने मताधिकार का प्रयोग करना आरंभ कर दें, उस दिन हमारा यह देश विकसित देशों में गिना जाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी गलत नहीं कर पाएगी अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करना आरंभ कर दें। सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार। हमारे देश में बाल अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा इस पर कोई सर्जिकल निर्णय आज तक नहीं आया। नोटबंदी पर सर्जिकल निर्णय हमारी सरकार ने पलक झपकते ले लिया था, लेकिन हमारे देश में मासूम बच्चों के साथ हो रहे जघन्य अपराध, बाल दुष्कर्म, अन्याय, अत्याचार के ऊपर आज तक हमारी सरकार ने कोई सर्जिकल निर्णय नहीं लिया। आखिर क्यों? नोटबंदी से हमारे देश का भविष्य बदलेगा या हमारे बच्चों के सुरक्षा से हमारे देश का भविष्य बदलेगा? हमारे देश में राजनेताओं के द्वारा हमारे देश के जवानों के लिए ऐसे ऐसे नाटक आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे लगता है वास्तव में सीने पर गोलियां उस जवान ने नहीं, राजनेता ने खाई है। भाषण इतने लंबे देंगे, न चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हम उन राजनेताओं से यह पूछना चाहते हैं, क्या अगर देश के बॉर्डर पर तैनात हमारे देश के जवानों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ये राजनेता जो बड़ी बड़ी प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या वह राजनेता मात्र 24 घंटे हमारे देश के बॉर्डर पर खड़े रह सकते हैं? हम ज्यादा टाइम नहीं, मात्र 24 घंटे 24 घंटे हम सिर्फ राजनेताओं को देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय, समस्त राजनेताओं से जो पक्ष में है, विपक्ष में है, कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, रालोद हो, हर पार्टी, हम समस्त राजनेताओं से यह निवेदन करते हैं, यह आग्रह करते हैं, सिर्फ 24 घंटे के लिए क्या आप लोग बॉर्डर पर खड़े हो सकते हैं? एक भी राजनेता नजर नहीं आएगा। फिर इतनी लंबी चौड़ी भाषण क्यों? हमारे देश में
हमारे उन शहीदों के लिए, हमारे उन देश के जवानों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, -1% भी सुविधाएं हमारे देश के जवानों को नहीं मिलती हैं। वीआईपी सुविधाएं, आने जाने के लिए वीआईपी व्यवस्थाएं, रहने के लिए वीआईपी मकान, एसी, सुरक्षा गार्ड, यह सिर्फ राजनेताओं को चाहिए क्योंकि उन्हें खतरा है। लेकिन देश के बॉर्डर पर तैनात उन देश के जवान शहीदों के लिए, हमारे वीर सपूतों के लिए किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। कब तक आंखें बंद करके हमारे देशवासी सोते रहेंगे? समय है, जागरूक बनिए, संगठित बनिए। हम सब एक होकर हर कार्य में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। अगर किसी भी प्रकार से किसी कार्य में कोई विलंब हो तो व्याकुल ना हो, क्योंकि हम लोग संगठित हैं। हम लोग खुद के द्वारा प्रयत्न करके हर कार्य को हासिल कर रहे हैं। कार्य हम सबका थोड़ा विलंब होगा, लेकिन निश्चित होगा। अपने देश, अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अपने खुद के बच्चे के भविष्य के लिए अगर हम लोग 1 मिनट का समय निकाल कर सोचना शुरू कर दें तो शायद हमारे देश में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश, हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर आज मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है तो कल आपका भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, परसों उनका भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। इसलिए एकमत बने और अपने समाज, अपने देश, अपने बच्चे के विकास के विषय में एक बार गहन चिंतन जरूर करें। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, आपका समय बदल जाएगा, आपका देश बदल जाएगा। मैं सुमित स्वामी, आईना ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। सुमित स्वामी।